नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर आरती सिंह। आज आप लोगों को लिपि के बारे में मैं बताऊंगी। लिपि, पहले आप ये जान लो कि लिपि आई कहाँ से। लिपि को हमने कैसे, उसका कैसे आविष्कार हुआ लिपि का। जब बच्चों भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए की बारी आई, अर्थात जब भाषा को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए हुआ, तो वहाँ पर भाषा का एक लिखित रूप सामने आया, जो कि कल मैंने आप लोगों को बता दिया था, समझा दिया था भाषा के समय कि भाषा मौखिक होती है और लिखित होती है। तो भाषा का जब लिखित रूप हम करते हैं, तो वहाँ पर भाषा के जब लिखित रूप का हम प्रयोग करते हैं, लिखित भाषा, यानी कि लिखित भाषा जो है भाषा को स्थायी रूप प्रदान करता है। भाषा को स्थायी रूप प्रदान करता है। भाषा को क्या करता है? स्थायी रूप प्रदान करता है। उसे लिखित रूप में देने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया गया, जिसे लिपि की संज्ञा दी गई या जिसे लिपि कहा गया। इसमें ब्राह्मणी लिपि जब भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रादुर्भाव हुआ या किसी विशेष चिन्हों को लाया गया, को निश्चित किया गया, तो उन्हें लिपि कहा गया। लिपि, यहाँ पर आप देख रहे हो कि लिपि अभी तक आपने जाना कि भाषा का मौखिक रूप, भाषा का लिखित रूप। जब भाषा का मौखिक रूप हुआ, तो उसका मूल रूप था बच्चा बचपन से ही वह बोलना पढ़ जो है वो सीखता है। जब अपने माँ के साथ छोटे से ही जब वो ता 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 डा 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 करता है, उसी समय से वह बोलना सीखता है अपने मदर टंग में, अपनी मातृभाषा में। यहाँ पर भाषा जो है उसे हम राष्ट्रभाषा, राजभाषा, है ना, और मातृभाषा, तीन भाषा के रूप में उसको हम विभाजित करते हैं। मातृभाषा वह है जब बच्चा अपने माँ के बोली को सीखता है, यानी कि एक पंजाबी बच्चा जब पंजाब में पैदा होता है, पंजाबी परिवार में पैदा होता है, तो वो क्या होता है, अपने आप को पंजाबी बोलना सीख जाता है। जब वो बच्चा हिंदी भाषा में होता है, भाषी के घर पैदा होता है, तो वह हिंदी भाषा अपने आप बोलना सीख जाता है। तमिल परिवार का बच्चा तमिल बोलना सीखता है। अगर किसी बच्चे के घर में संस्कृत का बोलचाल है, तो वो संस्कृत भी बोलना सीख जाएगा। वो उसका मदर टंग होगा, यानी कि उसकी मातृभाषा होगी। क्लियर हुआ? इसके बाद आप एक और शब्द सुन रहे हो, राष्ट्रभाषा। पहले आप लिपि बाद में समझिएगा, पहले आप जान लीजिए भाषा के जो तीन मुख्य रूप हैं। भाषा के तीन मुख्य रूप हैं। पहले भाषा के तीन रूप जो हैं वो कौन कौन से हैं? पहला मातृभाषा, दूसरा राष्ट्रभाषा, तीसरा है राजभाषा।
आप बच्चों देख रहे हो, पहला है मातृभाषा। बच्चा जब पैदा होता है उसी समय वो जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार की जो भाषा होती है उसे वह स्वयं बोलना सीख जाता है और स्वयं समझना भी सीख जाता है। बंगाली परिवार का बच्चा बांग्ला सीख जाता है और बांग्ला बोलना शुरू कर देता है, बांग्ला बोलना है ना, बंगाली जिसको बोलते हैं बंगाली बोलना सीख जाता है। तमिल परिवार का बच्चा तमिल, पंजाबी भाषा पंजाब के बच्चे बोलना सीख जाते हैं। हिंदी, भोजपुरी, जैसे हमारे तरफ जो है भारत में और भी भाषा बोलियाँ बोली जाती हैं, हरियाणवी है ना, और भी मैथिली है, गढ़वाड़ी है, कुमायूं है, ये जितने भी भाषाएं हैं वहाँ के बच्चे जब जन्म लेते हैं वहाँ की वो भाषा अपने स्वयं बोलना सीख जाते हैं। तो वहाँ पर वह उनकी मातृभाषा होती है, यानी कि वह जिस परिवार में जन्म लेते हैं उस परिवार की भाषा वो बोलना सीख जाते हैं। दूसरा आप देख रहे हो राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा बच्चों उस देश में अधिकांश नागरिकों के द्वारा वह भाषा बोली जाती है। जैसे हमारे भारत में हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर कि हिंदी को ही मान्यता है और हिंदी वहाँ ज़्यादा मात्रा में बोली जाती है, यानी कि हिंदी वह कहीं भी आप जाओगे, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर के असम तक, जहाँ भी आप जाओगे वहाँ पर आप हिंदी बोल करके अपना काम कर सकते हैं और वहाँ पे के लोग भी हिंदी को बोलते और समझते हैं क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। इसके बाद राजभाषा, आप देख रहे हो कि राजभाषा क्या है। तो राजभाषा में सरकारी कार्य जो होते हैं, सरकारी कार्रवाई जो होती है, कागजी कार्रवाई, वह हिंदी में होती है। वह उस भाषा में होती है जब सरकारी कामकाज या सरकारी कागज पर उस भाषा का प्रयोग होता है, उसे हम राजभाषा कहते हैं। हमारे देश में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब मिली थी? 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, यानी कि सरकारी कामकाज के लिए हिंदी को मान्यता दी गई थी। ये तीनों भाषाएं हो गई। अब आपके पास आता है कि जब ये राजभाषा हो गई, राष्ट्रभाषा हो गई, मातृभाषा हो गई। मातृभाषा तो मान लो मौखिक में चली गई, लेकिन जब राजभाषा है तो लिखित रूप होगा, तो उसके लिए हमको लिपि की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पर लिपि यानी कि कुछ ऐसे निश्चित चिन्हों को प्रयोग करके हम उन्हें बनाते हैं जिसे कि हम लिपि की संज्ञा देते हैं। बच्चों एक के बाद एक जब स्टेप आएंगे तो ही जा करके हम किसी भी चीज़ को समझ पाएंगे या जान पाएंगे कि हमें कब किसकी कैसे कैसे ज़रूरत पड़ी, हमने कब कब उसको। हालांकि लिपि बहुत पहले है, ये तो मैंने बीच में थोड़ा सा आपको समझाने के लिए डाल दिया इसको, लेकिन लिपि जो है वो आपकी बहुत पहले की है। लिपि भाषा के मौखिक रूप को, भाषा के मौखिक रूप को
लिखित रूप प्रदान करने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों की व्यवस्था की गई है। उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। भाषा के मौखिक रूप को लिखित रूप प्रदान करने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों की व्यवस्था की गई है। उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। क्लियर हुआ? यानी कि जब हम किसी व्यवस्था को एक निश्चित चिन्ह दे करके उनको हम प्रस्तुत करते हैं, उन्हें हम लिपि, अर्थात जैसे आपके हिंदी में क्या है, ब्राह्मणी लिपि। ब्राह्मणी लिपि से हमारी देवनागरी लिपि का प्रादुर्भाव हुआ है, संस्कृत का हुआ है ना। इससे क्या है, ये देवनागरी लिपि भाषा जो है वो हमारी क्या है, हिंदी है, लेकिन लिपि क्या है, वह देवनागरी लिपि है, हिंदी। अब आप यहाँ पर देख लीजिए भाषा और यहाँ पर आप देख लीजिए लिपि। भाषा और लिपि। भाषा आपकी हिंदी, मराठी, संस्कृत, तेलुगु, तमिल, है ना। ये सारे आपके किस में आते हैं, देवनागरी लिपि। इनकी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। अंग्रेजी, इसको क्या इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेजी रोमन, अंग्रेजी का रोमन। संस्कृत भी देवनागरी, संस्कृत भी देवनागरी। उर्दू, फारसी, पंजाबी, गुरुमुखी, भाषा आपकी दूसरी हुई और लिपि आपकी दूसरी हुई। हिंदी, मराठी, है ना, कन्नड़, तमिल, इन सब की भाषा क्या है, वो देवनागरी है। और देवनागरी लिपि का प्रादुर्भाव किससे हुआ था, ब्राह्मणी लिपि से। देवनागरी का प्रादुर्भाव ब्राह्मणी लिपि से हुआ था। और ये जो है हमारे बाकी जो है उर्दू जो है फारसी से, पंजाबी गुरुमुखी से, अंग्रेजी
रोमन से, इतालवी रोमन से, है ना, फ्रेंच रोमन, इस तरह के जो हमारी जो भाषा हुआ, भाषा दूसरा हुआ और लिपि उनकी दूसरी हुई। लिपि का नाम दूसरा होता है और भाषा का नाम दूसरा। ये आपका क्लियर हुआ। इसमें आप देख रहे हो कि देवनागरी लिपि जो है, यह लिपि एक बहुत ही खूबसूरत लिपि है। इसके हर अक्षर गोल गोल इसकी बनावट है, इसकी सुंदरता है। और देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आप जो भी बोल रहे हो, आप जो भी भाव प्रस्तुत कर रहे हो, वो सारी चीज़ें जो हैं आप इस पर लिख सकते हो। उसके लिए आपके इस देवनागरी में शब्द हैं, आपके देवनागरी में शब्द हैं। इसलिए बच्चों, आज आपका ये लिपि का भाग खत्म हुआ। इसके आगे का भाग अब मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।